हेलो, वेलकम टू JW पैथ लैब। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड बैंक में जो हर कोई फ्रेशर जानना चाहता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, यानी कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति का A ब्लड ग्रुप क्यों हो रहा है, B ब्लड ग्रुप किसी का क्यों हो रहा है, किसी का AB ब्लड ग्रुप क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति A पॉजिटिव होता है, कैसे कोई A नेगेटिव हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्लड बैंक में हर किसी को जानना चाहिए। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पेन पे लिखा हूँ, उसी के माध्यम से इस कॉपी पे लिख के मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो भी किसी व्यक्ति का ब्लड बनता है, यानी A ब्लड या B ब्लड या AB ब्लड या O ब्लड, वो हमेशा एंटीजन के आधार पे बनता है। तो एंटीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप बनेगा। सिंपल सी बात है। एंटीजन आप जान लीजिए साथियों, A एंटीजन, B एंटीजन और AB, ये 3 तरह के एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन 3 तरह के होते हैं, A एंटीजन, B एंटीजन और AB एंटीजन। अब इसको इस तरह से समझते हैं साथियों कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की ये RBC है जिस पे A एंटीजन पाए जा रहे हैं। ठीक है, A एंटीजन है, यहाँ भी A एंटीजन है, यहाँ भी A है, यानी इस RBC के सरफेस पे A एंटीजन पाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति के RBC के सरफेस पे जो भी एंटीजन पाए जा रहे हैं वही उसका ब्लड ग्रुप बनेगा, यानी एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप बनना है। तो अब A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक, तो ब्लड ग्रुप बन गया ये A। अब ये किसी और व्यक्ति का मान लीजिए RBC है जिसके RBC के सरफेस पे B एंटीजन पाए जा रहे हैं। ठीक है, B यहाँ भी है, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यानी इसके RBC पे अब B एंटीजन पाए जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, सिंपल सी चीज़ है, आप बोल दोगे B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब यहीं एक और व्यक्ति है जिसके RBC के सरफेस पे A एंटीजन भी नहीं है और B भी नहीं है, क्रॉस मैंने कर दिया, यानी कोई भी एंटीजन है नहीं। तो अब ऐसे RBC को आप क्या नाम दोगे, किस ब्लड ग्रुप में रखोगे? तो हम उस RBC को जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ऐसे RBC वाले व्यक्ति को O ब्लड ग्रुप में रखते हैं। अब हम फोर्थ, जो लास्ट हमारा है, ये एक ऐसा RBC है जिसके पास A एंटीजन है RBC के सरफेस पे और साथ में B एंटीजन भी है। ठीक है, A है, B है, A है, B है, यानी दोनों ही एंटीजन इस RBC के सरफेस पे पाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा साथियों? AB बन जाएगा। सही कहा आपने। क्यों AB? क्योंकि A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, तो ये AB ब्लड ग्रुप बन गया। यानी ये हमारे 4 जो ब्लड ग्रुप हैं, AB और OAB, ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो एंटीबॉडी, कि RBCs में क्या एंटीबॉडी होते हैं, ब्लड ग्रुप जो हम करते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। साथियों, RBC में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटी A, एंटी B और एंटी AB होती हैं। ठीक है, जब भी आप सीरम किसी भी व्यक्ति का सेल लेते हो और सेंट्रीफ्यूज करते हो, सीरम या प्लाज्मा होता है, तो उसमें एंटीबॉडी आपको मात्रा में मिल जाती है। तो एंटीबॉडी मुख्यतः 3 तरह की होती है, एंटी A, एंटी B और एंटी AB। ठीक है, मैंने यहाँ भी राइट कर देता हूँ। तो साथियों, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंटी A है, यहाँ पे एंटी B है और यहाँ पे हमारा एंटी AB है। ठीक है, ये 3 हमारे एंटीबॉडीज़ हैं। अब फिर वही चीज़ मैं लूँगा, RBC है, RBC के सरफेस पे मान लो सिर्फ A एंटीजन है। ठीक है, A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी इसके साथ कौन सी रहेगी, तो एंटी A रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, क्योंकि एंटी का मतलब होता है विरुद्ध में, अपोजिट, यानी A को हिमोलाइज कर देगा। मेडिकल टर्म में बोलें तो हिमोलाइसिस। तो एंटी A तो अपोजिट है A के, तो ये तो नहीं आ सकता ना। अच्छा, एंटी B आ जाएगा,
जी आ जाएगा। क्यों आएगा एंटी बी? एंटी बी ये बोलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे एडजस्ट हो सकता हूँ क्योंकि ए एंटीजन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एंटी बी हूँ, बी के विरुद्ध में चलता हूँ, ए से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं आ सकता हूँ। तो यहाँ ए एंटीजन के साथ एंटी बी होगा ही होगा, यानी ए ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो एंटीजन क्या होगा? ए एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी। एंटी बी होगा। अब ये दूसरा जो है आरबीसी का सरफेस, इस पे बी एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? बी बन जाएगा। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब इस बी के साथ कौन सी एंटीबॉडी रह सकती है? ए एंटीबॉडी है। एंटी ए रह सकती है। अच्छा, एंटी ए बी क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि एंटी ए बी इसलिए नहीं रह सकती है इसके साथ क्योंकि इसके पास बी एंटीबॉडी भी है। ए तो है, बी है। ए वाले को अगर हम सिर्फ रखते तो ए तो कहता हाँ मैं बी के साथ एडजस्ट हो जाऊंगा, बट इसके साथ में एक बी भी है, एंटीबॉडी है, ये बोलती मैं तो एडजस्ट नहीं होंगी, मैं तो इसको हेमोलाइज कर दूंगी। तो इसके लिए एंटी ए बी हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे एंटी ए को। ठीक है, तो बी एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे पाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप बनेगा बी का, एंटीबॉडी पाई जाएगी एंटी ए। अब ये एक आरबीसी है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो इन तीनों में से कौन सी एंटीबॉडी इसके पास आ सकती है? ए बी। ए और बी, यानी ये भी और ये भी, तो हम ये कह सकते हैं एंटी ए बी। ठीक है, तो ऐसे आरबीसी जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं, यानी एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, तो हम इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ओ ग्रुप है हमारा, ये बी ग्रुप है और ये ए ग्रुप है। अब ये लास्ट वाला जो आरबीसी आप देख रहे हो, इसके सरफेस पे ए एंटीजन पाया जा रहा है और बी एंटीजन भी पाया जा रहा है, यानी दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं, ए और बी। तो ऐसा आरबीसी का सरफेस जिस पे दोनों एंटीजन पाए जाएं, ए और बी, वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए बी। ए बी का ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है तो ए बी का ब्लड ग्रुप बन गया। अब इसके साथ कौन सी एंटीबॉडी रह सकती है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर एंटी ए को रखोगे तो ये एंटीजन ए से हेमोलिसिस कर लेगी, लड़ाई कर लेगी, समझ लो। एंटी बी रखोगे, ये बी एंटीजन से कर सकता है, एंटी ए से तो नहीं करेगा पर बी से कर लेगा। एंटी ए बी इसीलिए रख नहीं सकते, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी, तो इसे नॉन ऑफ द अबव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी एंटी बी होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप एंटी ए होगा। ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों इसके पास होंगे। ए बी ब्लड ग्रुप का है अगर कोई, तो उसके पास आरबीसी पे ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों होंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दो रिक्विजिशन फॉर्म हमारे पास रखे हुए हैं, जब हम क्रॉस मैच करते हैं तो ये देखो ए बी ग्रुप का है जब हम ए बी ग्रुप का क्रॉस मैच करते हैं तो यहाँ पे मैंने प्लस का चिन्ह रखा है। प्लस मतलब एग्लूटिनेशन होता है, और ये जो सर्किल है इसका मतलब होता है नो एग्लूटिनेशन। तो चूंकि हमने सेल ग्रुपिंग जब किया, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप था, ए बी पॉजिटिव, हमने उसका ग्रुप किया फॉरवर्ड ग्रुप, ये फॉरवर्ड ग्रुप का है। ठीक है, इतना पोर्शन फॉरवर्ड ग्रुप का है। फॉरवर्ड ग्रुप में हमारे पास एंटी ए सिरा था, एंटी बी, हमने जब उसमें प्लेस किया और सैंपल जो हमारे व्यक्ति का था, मरीज का ए बी पॉजिटिव जिसका था ग्रुप, जब हमने एक एक ड्रॉप उसका सेल लिया और अपने एंटी सिरा ए और बी को रखा तो दोनों ही एग्लूटिनेट कर गए यहाँ, इसीलिए प्लस मैंने रख दिया है। एंटी ए बी का हम लोग यूज़ नहीं करते, इसीलिए मैंने इसे लाइनिंग से ऐसे ड्रॉ कर दिया है। एंटी डी हमारा ये RH सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो निर्धारित होता है वो एंटी डी के होने पे होता है। यानी अगर किसी आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन पाया जा रहा है
तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रुप का होगा। ठीक है, यानी अगर किसी आरबीसी पे डी एंटीजन, डी फॉर डॉग वाला डी एंटीजन पाया जा रहा है तो वो पॉजिटिव ग्रुप बनेगा, और किसी आरबीसी पे डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो वो नेगेटिव। निगेटिव ब्लड ग्रुप बनेगा, चाहे वो ए हो, बी हो, अब जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझा दिया, ये दोनों इसीलिए एग्लूटिनेट प्लस का साइन है। यहाँ ए सेल बी सेल क्या है, जिसे मैंने नॉन एग्लूटिनेशन कहा है। ए सेल बी सेल को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इसे रिवर्स ग्रुपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिवर्स ग्रुपिंग। रिवर्स ग्रुपिंग में मान लो हमारे पास यही सैंपल था ए बी ग्रुप का, ये जो मरीज है इसी का सैंपल था, तो हमने इसके सैंपल को लिया। रिवर्स ग्रुपिंग हम सीरम से करते हैं जिसमें एंटीबॉडी मिलती हैं। तो हमने ए बी ग्रुप का जो हमारा सैंपल था उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका सीरम निकाल के एक ड्रॉप यहाँ रखा, एक ड्रॉप यहाँ रखा और एक ड्रॉप यहाँ रखा। अब चूंकि हम जानते हैं साथियों, ए बी जो ग्रुप है, ठीक है, ए बी जो ग्रुप है, इसमें हमारा एंटीजन दोनों ही पाया जाएगा और एंटीबॉडी नहीं। कोई भी नहीं होगी, कोई भी नहीं। तो इसके पास ना एंटी ए है ना एंटी बी है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और जब हम रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं साथियों तो हमारे पास दो नाउन सैंपल होते हैं। नाउन सैंपल यानी हमें पता हो कि क्या सैंपल है। दो सैंपल होंगे नाउन, एक ए सेल का होगा यानी ऐसा सैंपल जिसके पास ए एंटीजन हो, दूसरा बी सेल होगा जिसका मतलब होता है ऐसा सैंपल जिसके पास बी एंटीजन हो, बी ग्रुप का हो। तो अब ए सेल को हमने इसमें पोर कर दिया जहाँ सीरम था हमारा मरीज का, ए बी ग्रुप जिसका है। ठीक है, ए सेल हमने पोर किया, ए सेल मतलब ए एंटीजन। ठीक है, माफ़ कीजिएगा वीडियो आपको नहीं दिखा पाया। ये एक स्लाइड है, स्लाइड पे मैंने ए बी पॉजिटिव जो हमारा पेशेंट था उसका मैंने सीरम लिया है। सीरम में कोई भी एंटीबॉडी ए बी ग्रुप में नहीं होता, आपको पता होगा। एक एक ड्रॉप मैंने सीरम रख दिया है। ठीक है, उसके बाद नाउन सैंपल हमारे पास होता है जब हम रिवर्स करते हैं तो ए सेल बी सेल का होता है। ए सेल का मतलब होता है ऐसा सैंपल जिसके पास ए एंटीजन है, बी सेल का मतलब होता है ऐसा सैंपल जिसके पास बी एंटीजन है। तो अब इसको भी एक ड्रॉप हम ए सेल को डाल देते हैं सीरम के साथ, बी सेल को भी एक ड्रॉप डाल देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ए सेल यहाँ पे जाएगा सीरम के साथ, क्या एग्लूटिनेट करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है बट यहाँ कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। हमारा जो पेशेंट है उसका ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप में तो कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो ये एग्लूटिनेट नहीं करेगा। इसी तरह से बी सेल भी जाएगा, बी सेल भी कुछ भी एग्लूटिनेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो नॉन एग्लूटिनेशन का साइन रखा है ए सेल। ए सेल मैंने भेजा यहाँ पे, देखो भेजा यहाँ पे, एग्लूटिनेट किया नहीं किया तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्किल बना दिया, नॉन एग्लूटिनेशन। बी सेल मैंने यहाँ से इस पे भेजा सीरम पे, एग्लूटिनेट नहीं किया तो मैंने यहाँ पे इसको भी सर्किल बना दिया। अब ओ सेल भी क्या होता है साथियों, ओ सेल जो होता है ये RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का भी हम नॉन सैंपल रखते हैं। ठीक है, नॉन सैंपल होता है, नॉन सेल होता है पॉजिटिव का, RH पॉजिटिव जिसके पास डी एंटीजन हो। ठीक है, RH निगेटिव का, माफ़ कीजिएगा RH निगेटिव का। तो अगर यहाँ पे डी एंटीजन पाया जा रहा है या एंटी डी है, माफ़ कीजिएगा एंटी डी, इसको आपको बहुत ही गौर से समझना होगा क्योंकि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है साथियों, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो ओ सेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और जानना होगा। तो कभी जब फ्री हम होंगे सही से तब हम आपको बताएंगे कि कैसे ओ सेल बनाया जाता है, क्योंकि ओ सेल में अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मान लो कोई ओ सेल है, ओ सेल का मतलब हुआ ऐसा सेल जिसके पास ओ पॉजिटिव है। ठीक है, ओ पॉजिटिव है, हमें पता है कि वो सैंपल में ओ पॉजिटिव है यानी डी एंटीजन पाया जा रहा है। तो जब भी साथियों किसी आरबीसी में डी एंटीजन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में एंटी डी तो होगा नहीं, एंटी डी तो हो ही नहीं सकता वरना हीमोलिसिस कर जाएगा। यानी डी एंटीजन अगर किसी के पास है तो वो ओ पॉजिटिव है और उसके पास एंटी डी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सैंपल जाके यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास निगेटिव सैंपल हो, निगेटिव सैंपल, तो निगेटिव सैंपल में डी एंटीजन तो होता नहीं है, तो क्या होता है, एंटी डी होता है।
तो निगेटिव सैंपल अगर हमारे पास यहाँ पे है नाउन सेल में, यानी एंटी डी है, तो इस एंटी डी को हम इसमें पोर कर सकते हैं। पोर करके देख सकते हैं क्या इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार।